शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफिक मैप के अंतर्गत जो हम महत्वपूर्ण लोकेशन देखने वाले हैं और जो कंट्री न्यूज़ में रहा है वो है इटली। पार्टिकुलरली इटली का एक हिस्सा है जो कि न्यूज़ में रहा है। इसी के चलते चलते हमने आज इटली को मैप डिस्कशन में सिलेक्ट किए हैं। यहाँ जो वाइट कलर का पूरा पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा इटली। हमारा नहीं है, ये यूरोप में पड़ता है तो इसको यूरोपियन कंट्री हम बोलते हैं। यूरोप में भी इसकी लोकेशन कहाँ पर हो सकती है इसको आप ये वाले पृथ्वी के एक नमूने के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये यूरोप का हिस्सा है। अब यूरोप में इसकी लोकेशन कहाँ पर पड़ जा रही है, ये वाले हिस्से की तरफ पड़ जा रही है। मतलब कि यदि हम पश्चिम और साउथ वाले हिस्से की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर हमको इटली की लोकेशन देखने को मिलती है। अब ये जो फर्स्ट मैप आपको दिखाई दे रहा है ये मैप इटली का राजनैतिक मैप है, राजनैतिक नक्शा है, पॉलिटिकल मैप है। इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है भूमध्य सागर में हमको देखने को मिलता है। एक तरफ तो एड्रियाटिक सागर पड़ जाता है और दूसरी तरफ इसमें भूमध्य सागर हमको देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है स्लोवेनिया के साथ में, स्लोवेनिया के बाद ऑस्ट्रिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के बाद में यदि आप जाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड पड़ेगा और स्विट्ज़रलैंड से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो फ्रांस पड़ेगा। मतलब फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इसके बाद आ गया आपका ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के बाद आ गया स्लोवेनिया। तो इतने देशों के साथ में अपनी ये बॉर्डर को शेयर कर रहा है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। भूमध्य सागर कहाँ पर पड़ रहा है इसके, भूमध्य सागर पड़ता है पश्चिमी तट पर दक्षिण वाले हिस्से की तरफ में और इसका जो पूर्वी तट है वो एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है। इसका एक द्वीप भी यहाँ पर दिखाई दिया है, ये देखिए, सरडेनिया आइलैंड, और इसी के नाम पर सरडेनिया चैनल भी पड़ा है। इसके जो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि बड़े बड़े साइज के हैं वो है सार्डेनिया और एक नीचे की तरफ यदि हम आते हैं तो ये है सिसिली। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये सिसिली का है और ये है स्ट्रेट ऑफ सिसिली। वहीं यदि इसकी मैरीटाइम बॉर्डर की यदि हम बात करें तो ये देखिए सिसिली के किनारे में माल्टा लोकेटेड है, तो माल्टा के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहा है ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और एक ये है क्रोएशिया, कोर्सिका। ठीक है, तो कोर्सिका आइलैंड से भी ये अपनी समुद्री बॉर्डर को शेयर कर रहा है। इस तरफ यदि हम जाते हैं इसके पूर्वी तट की तरफ में तो आप देख लीजिए क्रोएशिया के साथ में बॉर्डर शेयर हो रही है और नीचे की तरफ में जाएंगे तो और भी कंट्रीज हमको देखने को मिल जाती है जहाँ से ये अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे ना, जहाँ ट्यूनीसिया दिखा रहा है, ट्यूनीसिया के बगल में लीबिया है, मिस्र है और आगे आप ऐसे घूमते जाएंगे तो ग्रीस भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो क्रोएशिया आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसी के नीचे तरफ आप जाओगे तो इधर आपको ग्रीस भी दिखाई देगा जो कि भूमध्य सागर के किनारे लोकेटेड है और ये इसके साथ में मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। तो इटली जो मैरीटाइम बॉर्डर है किस किस के साथ शेयर कर रहा है, अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन एंड ट्यूनीसिया के साथ में। Two of the largest Mediterranean islands belonging to the country are Sardinia in the west and Sicily in the south. सिसिली साउथ में है और पश्चिम में पड़ता है सार्डेनिया। यहाँ पर हमको दो स्मॉल पॉलिटिकल एंटाइटीज़ देखने को मिल जाती हैं, द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो। इटली के भीतर में भी आपको इंडिपेंडेंट देश देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो, एक
इनक्लेव माना जाता है ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ द एपिनी माउंटेन नियर द एडियाटिक कोस्ट एंड वेटिकन सिटी स्टेट एंड इनक्लेव विद इन द सिटी ऑफ रोम एंड होम टू द पोप। और इसकी कैपिटल के किनारे ही हमको देखने को मिल जाता है वेटिकन सिटी। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा है इटली का फिजिकल मैप। यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से हमको पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। तो इटली की जो सबसे मेन पर्वतमालाएं हैं आपको आल्पस और एपेनीस पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो आल्पस नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में पड़ेगा, उत्तर तरफ। और यदि आप बीचों बीच से यदि आते हैं इटली के, तो इटली के बीचों बीच में आपको एपेनिस माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। और ये रही इसकी कैपिटल रोम, जो कि टाइबर रिवर के किनारे में लोकेटेड है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है पो रिवर, काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो कि गल्फ़ ऑफ वेनिस में अपने पानी को, मतलब एड्रियाटिक सागर में अपने पानी को गिराती है। जो कोर्सिका आइलैंड है और सार्डेनिया आइलैंड है, दोनों को स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो दोनों को अलग करने का काम करती है, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें जो सिसिली आइलैंड है इटली का, मेसिंग स्ट्रेट मैन वाले इटली को सिसिली के साथ से अलग करने का काम करती है। क्या नाम है इसका? मेसिंग स्ट्रेट। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जलसंधि है वो है मेसिंग जलसंधि। और इस तरफ में एक और जलसंधि हम देखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो। अब यदि हम बात करें कि यूरोप के किस हिस्से में इटली लोकेटेड है, तो यहाँ से आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर बीचों बीच में खड़े हैं यूरोप के, ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्थ वाला हिस्सा और ये हो गया साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया इसका दक्षिण वाला हिस्सा और ये हो गया पूरब और ये हो गया इसका पश्चिम। तो ये जो पश्चिम और दक्षिण वाली जगह है, इसी के बीच में लोकेटेड है इटली। महत्वपूर्ण रेखाओं को आप देख लीजिए, आर्कटिक सर्किल और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिटेरियन रेखा है वो इसके किस हिस्से की तरफ पड़ जाएगी? इसके लिए आपको इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में जाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं इटली से रिलेटेड। तो यहाँ पर भारी मात्रा में हमको बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते चलते जो नॉर्दर्न इटली है, ड्रॉट स्ट्रक नॉर्दर्न इटली, जो कि ज़्यादातर हमको यहाँ पर सूखा दिख रहा था, उस एरिया में हमको लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होने के चलते चलते। एक्सेप्शनल रेन ऑन वेडनेसडे इन ए ड्रॉट स्ट्रक रीजन ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो इटली का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, जो कि ज़्यादातर सूखा रहता है, इस हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते चलते जो रिवर्स है ना, रिवर ओवरफ्लो होने लगी और आजू बाजू के एरिया को इन्होंने क्या काम कर दिया? निगलना चालू कर दिया। लगभग मिनिमम 8 लोगों की डेथ हो गई है एंड फोर्सिंग द इवैक्यूएशन ऑफ 1000। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एरिया को खाली कर रहे हैं। मिनिस्टर का कहना है कि लगभग एवरेज 200 mm ऑफ रेन हैड फॉलन इन 36 आवर। पिछले 36 घंटे में 200 mm बारिश यहाँ पर दर्ज करी गई है। एमिलिया रोमाग्ना रीजन, इटली का एक ऐसा रीजन जिसका नाम है एमिलिया रोमाग्ना, विथ सम एरियाज रजिस्टरिंग 500 mm इन दैट पीरियड।
इतनी तेज़ बारिश हुई है कि 500 mm तक रिकॉर्ड किया गया है बारिश। इसके बाद हम सीधे चलेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर लिखा गया है। पहला एडिटोरियल हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है दिल्ली की गवर्नमेंट से रिलेटेड। दिल्ली में जो चुनी हुई जनता की सरकार है, इसके साथ साथ में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। इसी के चलते चलते यहाँ पर खींचतानी होते रहती और पार्टिकुलर इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है वो बीजेपी की नहीं है और जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का आदमी है, मतलब बीजेपी का आदमी आप बोल सकते हैं। इसलिए दोनों में टकरार हमेशा जारी रहता है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश करती है, बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि यहाँ पर हमारी सरकार बन जाए और ये झगड़ा हमारा ख़त्म हो जाए। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट दिया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारी शिकायतें रहती राज्यपाल को लेकर के कि ये क्या काम करते हैं, डेली टू डेली बेसिस के जो मैटर है वो उसके ऊपर भी सारी जो फाइलें हैं भेजना पड़ता है हमको। डेली टू डेली बेसिस के जो काम हैं उनको भी हमें इनसे पूछ करके करना पड़ रहा है। तो फिर चुनी हुई सरकार होने का आखिर मतलब ही क्या है, जबकि संविधान में क्लियर बोल दिया गया है कि लैंड और एक दो और सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के पास में है, जैसे कि पुलिस वहाँ की केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको छोड़कर बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके पास उन सब्जेक्ट के ऊपर दिल्ली की गवर्नमेंट का पूरा पूरा हक है कि उसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जो चीज़ क्लियर करी गई है वो सिविल सर्वेंट को लेकर के कही गई है। इसका उल्लेख आगे किया गया है, इसको हम देख लेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस है इसने डिलीवर किया है कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट लास्ट वीक। पहला केस था जिसके अंतर्गत डिसाइड किया गया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है जिसके हेड हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रोल सिविल सर्विसेज। यहाँ जो सिविल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? उनको कंट्रोल करेगी वहाँ की चुनी हुई सरकार। एलजी उसको कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ताकि दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम कर सके। सेकंड वाला जो केस था इसमें इन्वॉल्व है द फॉर्मेशन ऑफ करेंट गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। तो सेकंड वाला केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो पार्टिकुलरली डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हो जाता है। तो इससे रिलेटेड उसकी सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में एक चीज़ ये क्लियर हो गई थी कि राज्यपाल ने जो क्या बोलते हैं, मतलब राज्यपाल के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था फ्लोर टेस्टिंग के लिए, ये फ्लोर टेस्टिंग जो कराया गया था वो सही नहीं था। पहला जजमेंट ये आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया, ये तो ठीक रहा। दूसरी जो चीज़ की सुनवाई हुई थी वो ऐसी थी कि ये जो शिवसेना पार्टी है ओरिजिनल रूप से किसके पास है, शिंदे के पास में है या फिर उद्धव ठाकरे के पास में है। तो जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो किसके झोले में चले गई है, वो शिंदे ग्रुप के झोले में चले गई है। इसीलिए इनका जो असली वाला पॉलिटिकल सिंबल है ना वो शिंदे ग्रुप यूज़ कर रहा है और अदर जो सिंबल है वो उद्धव ठाकरे को दे दिया गया, शायद वो धनुष और तीर होगा। तो इस प्रकार से दो चीज़ की यहाँ पर सुनवाई हमको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई तो करी गई है वो तो ठीक है, मेन बात आ जाती है डिफेक्शन लॉ की। देखिए, जब यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो वहाँ पर जो शिवसेना है वो जीत करके सामने आती है, ठीक है। अब शिवसेना में हम देख रहे हैं
मुख्यमंत्री की पद के लिए लड़ाई होने लगी। शिंदे ने क्या काम किया, काफ़ी सारे विधेयक को लिया और बीजेपी के साथ में जा कर के मिल गया। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि यदि आप किसी चीज़ की लालच में अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज हो जा रहे हैं तो आपको आपकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, मतलब आपके ऊपर डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। एक दो को लेकर के जा रहे हैं तो आप बच नहीं पाएंगे, लेकिन वहीं यदि आप ग्रुप में लेकर के जा रहे हैं ढेर सारे लोगों को तो इसका मतलब ये हो गया आप अपनी खुद की एक पार्टी बना ली है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप डिफेक्शन लॉ से बच जाते हैं। यदि आप कम लोगों के साथ में जा रहे हैं तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब बात आ जाती है व्हिप को जारी करने की, ठीक है, कि कौन व्हिप को जारी करेगा। तो जो व्हिप जारी करेगा वो ओरिजिनल वाली पार्टी ही करेगी, ये लोग तो जारी नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर भी इसमें सुनवाई हुई थी। दिल्ली के बारे में यदि हम बात करें तो दिल्ली के केसेस में क्या हुआ था, द इश्यू इन दिल्ली केस वाज टू डिटरमाइन वेदर द सिविल सर्विस इन दिल्ली गवर्नमेंट वुड बी अकाउंटेबल टू दिल्ली कैबिनेट और टू द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ जो सिविल सर्विसेज काम कर रहे हैं वो किसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, दिल्ली की सरकार या फिर यूनियन की गवर्नमेंट। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसके साथ साथ में ये एक लेजिस्लेचर भी है, विधानसभा भी है। एंड द डिमार्केशन ऑफ पावर इज स्पेल्ड आउट इन आर्टिकल 239 ए। और यहाँ पर किसको कितनी पावर रहेगी, यहाँ पर सीमा खींच दी गई है, इसका वर्णन किया गया है 239 ए आर्टिकल अनुच्छेद 239 ए में इसका उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इम्पाइल्ड ए गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपुल। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है पीपुल के लिए। आपकी जो सरकार है वो जिम्मेदार है कि वो लोगों के लिए काम करे, ठीक है। उसके लिए अकाउंटेबल है कौन, चुनी हुई सरकार। यदि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती है तो अगले साल हम उसको नहीं चुनेंगे, हम दूसरी पार्टी को जिता देंगे। ये जो जजमेंट है वो एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर आपको ट्रिपल चेन ऑफ कमांड देखने को मिल जाती है। इंटेल्स वर्ड यूज़ किया गया है। इंटेल्स का मतलब होता है शामिल करना। सिविल ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। जो सिविल ऑफिसर हैं वो अकाउंटेबल रहेंगे किसके, मिनिस्टर्स के प्रति। मिनिस्टर्स अकाउंटेबल रहेंगे लेजिस्लेचर के प्रति और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल रहेंगे इलेक्टोरेट के प्रति, ठीक है, इलेक्टोरेट के प्रति। इलेक्टोरेट हम किसको बोलेंगे, जो लोग वोट देते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल आप देखने वाले हैं वो नॉर्मली देखा जाए ना तो जो बीमारियां रहती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं, तो उस टाइम में इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रोगी की केयर करना। तो रोगी की केयर के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कौन कौन सी क्या कोई मेथड होती है, और इसके अलावा पैलिएटिव केयर क्या होता है और हॉस्पिस क्या होती है, ये दोनों में हम अंतर देखेंगे। मेनली ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो मेनली रोगी के केयर के ऊपर ही लिखा गया है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि कोई व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसकी केयर करना। यहाँ पर पैलिएटिव केयर के बारे में बताया जाता है, ये एक प्रकार से मेडिकल केयर ही होता है। ऐसे लोग जो कि सीरियस या फिर एडवांस इलनेस से होकर के गुजर रहे हैं। इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। इसका मेन फोकस रहता है कि किसी भी व्यक्ति को दर्द से रिलीफ प्रोवाइड करना, एंड अदर सिम्टम्स एंड रिस्टोरिंग पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग देयर इलनेस। जब व्यक्ति बीमार है तो उस टाइम में उसको कंफर्टेबल फील कराना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। वहीं हॉस्पाइस जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन ही एक प्रकार से आप समझ लीजिए, ये एक सर्विस होता है दैट प्रोवाइड कंपनसेट मेडिकल केयर फॉर दोज पेशेंट विथ ए टर्मिनल डिजीज
who in reasonable medical judgment are likely to die within 6 months or less। 6 महीने में ही जिनकी डेथ हो सकती है, उससे कम में उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे टाइम पीरियड में हम किस प्रकार की मेडिकल केयर करेंगे, ये चीज़ निर्धारित करती है हॉस्पाइस। अब जिनकी डेथ होने वाली है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान देना है, किस प्रकार की मेडिकल केयर होगी, ये सारी बातें हॉस्पाइस के अंतर्गत चली जाती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है अचपन का, जिसकी उम्र है 70 साल। ठीक है, ये अपनी वाइफ और डॉटर के साथ, इसके अलावा उनके ग्रैंडसन हैं, वायनाड का जो पहाड़ी एरिया है केरला का, वहाँ पर रहते हैं। ही बिल्ड हिज 2 रूम हाउस थ्रू ए स्टेट हाउसिंग स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी के अंतर्गत आप आते हैं, इसीलिए इनको जो स्कीम अवेलेबल कराई गई थी घर बनाकर देने की, तो इस स्कीम का इन्होंने फ़ायदा उठाया और 2 रूम वाला घर बनाया। ये एक डेली वेज लेबरर के तौर पर काम करते हैं, मतलब डेली वेज वर्कर के तौर पर ये काम कर रहा है। डेली कमाने जाते हैं, डेली पैसा मिलता है, डेली खाते हैं। इनको स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है वर्क साइट में 2009 में। इसके बाद बहुत बार ये हॉस्पिटलाइजेशन इनको जाना पड़ गया। ठीक है, स्ट्रोक की बीमारी आ गई। फॉर फॉलोअप्स एंड मेडिसिन्स अचपन वॉकड एटलीस्ट 12 किलोमीटर थ्रू द हिली टेरेन टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी। सरकारी हॉस्पिटल जाने में ही इनको कम से कम 12 किलोमीटर चलना पड़ जा रहा है। तो आप सोचिए कितना मुश्किल है सरकारी स्वास्थ्य का फ़ायदा लोगों को मिले। 2018 में वायनाड बेस्ड कम्युनिटी पलिएटिव केयर ऑर्गेनाइजेशन, इसने अरेंज किया था वीकली होम विजिट बाय ए नर्स एंड वॉलंटियर टीम फॉर अचपन। 2018 में देखते हैं कि कितना बड़ा चेंजेस आया। एक संगठन है वायनाड बेस्ड कम्युनिटी पलिएटिव केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद उनके घर में जा रहा है, साथ में नर्स जा रही है और उसके साथ में एक कौन जा रहा है, एक वॉलंटियर उनके घर जा रहे हैं। उन्होंने प्रोवाइड किया था फ्री मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट व्हेन रिक्वायर्ड। जब कभी रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्टर उनके घर तक जाते हैं। इन दिस वे द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टोटल फ्री। और ऐसी कंडीशन में ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड करता है सारी की सारी सुविधाएं, वो भी मुफ्त में। तो ऐसा संभव हो सकता है क्या? संभव हुआ है, इसलिए यहाँ पर केरल का एग्जाम्पल दिया गया है। और कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो ऐसी सुविधाएं तो पूरे भारत भर में होना चाहिए। रोगी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर खुद रोगी के पास में आए, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में भी होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ संभव हो पाई है, हम देख रहे हैं केरल के माध्यम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है ये कंसीडर करता है पलिएटिव केयर को एज एन अप्रोच टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या हुआ इससे? बार बार वो जो रोगी है हॉस्पिटल जा रहा था गोली दवाई लेने के लिए, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई है। एंड फैमिलीज कन्फ्रंटिंग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस सच एज कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। और उनकी जो फैमिली है, ऐसी फैमिली जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस को फेस कर रही हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, कैंसर है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, इस चीज़ से भी वो आसानी से लड़ाई लड़ सकते हैं। 2018 में लैंसेट कमीशन की तरफ से कुछ बातें बताई गई थी। किसके ऊपर थी ये बातें? पैलिएटिव केयर के ऊपर थी। एंड पेन रिलीफ सच रिफर्स टू सच कंडीशन एज सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग that require physical, social, spiritual and emotional support alongside medicinal intervention। गोली दवाई तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उसके मन में यदि ये टेंशन आ जाती है कि मेरे को 15 किलोमीटर पैदल जाना है गोली दवाई लेने के लिए, तो वो गोली दवाई असर भी नहीं करेगी। इसलिए हमको रोगी को फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। डाटा ये बताता है कि 80% से भी ज़्यादा, मोर देन 80% ऑफ इंडिविजुअल जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग इन 2015
वर फ्रॉम लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। बड़ी बड़ी बीमारी किनको घेरती है? गरीब लोगों को घेरती है, अमीर लोग तो इलाज करके अपने आप को बचा लेते हैं। इंडिया की पोजीशन की यदि हम बात करें एज ए मिडल इनकम कंट्री विथ एन एजिंग पॉपुलेशन, भले ही आप कह रहे हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग युवा हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे हमारे देश की भी जो युवा पीढ़ी है वो बूढ़ी होते जाएगी। यहाँ पर हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ का बर्डन है वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे टाइम में क्वेश्चन उठ जाता है कि इंडिया कैसे करके डील करेगा लार्ज स्केल में इस प्रकार के सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग से। Quite poorly as India struggles with approximately 4% coverage for palliative care unevenly expanded around mega cities। हमारे देश में मात्र 4% लोगों को 4% कवरेज ही प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये जो कवरेज है पेलियाट्रिक केयर सर्विस का वो भी बड़े बड़े जो मेगा सिटीज़ हैं वहीं तक सीमित है। छोटे मोटे शहरों की तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम देखें केरला के पेलिएटिव केयर सेंटर की, ठीक है, जो पेलिएटिव केयर मॉडल है केरला का, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड भर में कैसे करके केरल फेमस हो गया है। प्रैक्टिस इम्प्लीकेशन की बात करी जाती है कि कैसे करके चीज़ों को अब आपने प्रैक्टिस में ला लिया है। पहले नंबर की बात यह है, केवल 14% रोगियों का केवल 14% जिनको ज़रूरत है पेलिएटिव केयर वर्ल्ड वाइड रिसीव इट। टोटल रोगियों का 14% हिस्सा ही पूरे विश्व भर में इस प्रकार की केयर को रिसीव कर पा रहा है। इससे हाईलाइट होता है द लिमिटेड एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पाइसिस। ना तो हॉस्पिटल हैं और ना ही हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स अवेलेबल हैं। केरला का जो कम्युनिटी मॉडल है वो कवर करता है 60% ऑफ द पेशेंट। 100 पेशेंट हैं तो 100 में से 60 पेशेंट ऐसे हो गए हैं जो कि कम्युनिटी मॉडल के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। इनके घर घर में जाकर के डॉक्टर गोली दवाई देते हैं और उनकी केयर करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन इन कोझिकोड, कौन सी संस्था बताई जा रही है? पैलिएटिव मेडिसिन कोझिकोड और पैलिवियम इंडियन थिरुवनंतपुरम, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने जाते हैं जो कि ऑफरिंग करते हैं ट्रेनिंग इन्फॉर्म्ड बाय द कमिटी अप्रोच फॉर डॉक्टर नर्सेस एंड वॉलेंटरीज। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेस हैं एंड वॉलेंटरीज हो, इनको ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। सेकेंड नंबर की बात यह है, पब्लिक हेल्थ पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन डिबंक्स मिथ्स अबाउट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और दैट द स्टेट कैन नॉट डिलीवर हेल्थ केयर। तो एक जो लोगों के मन में बैठा दी गई है बात कि स्टेट गवर्नमेंट उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो मन में हमारे बात बैठा दी गई है ये सही नहीं है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं एल्डरमैन से रिलेटेड। पार्टिकुलरली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, नगर पालिका होते हैं, नगर निगम रहते हैं, वहाँ एक पोस्ट होती है एल्डरमैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था भारतीय संविधान अलाउ नहीं करता है अलाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिनको एल्डरमैन कहते हैं, ऑफ ए म्यूनसिपालिटी टू राइट टू वोट इन मीटिंग हो रही तो वहाँ पर वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। एल्डरमैन के बारे में यदि हम बात करें, एल्डरमैन का मतलब होता है एक मेंबर ऑफ ए सिटी काउंसिल, सिटी काउंसिल का एक सदस्य या म्यूनसिपल बॉडी का एक सदस्य with exact responsibilities depending on the location of its usage. It derived from Old English। तो काम के हिसाब से इसको कहना चाहिए पोस्ट दिया जाता है। कुल मिलाकर के अलग प्रकार की एग्जैक्ट हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। हिस्टोरिकल लिंकेज की यदि हम बात कर लें, ये ओरिजिनली रिफर्ड करता है एल्डर्स ऑफ ए क्लान और ट्राइब में जैसे कोई सबसे बड़ा आदमी नहीं रहता है का, मुखिया टाइप का। दाउ सून इट बिकम ए टर्म फॉर किंग्स वायसराय, बाद में इसको किंग के वायसराय के तौर पर यूज़ किया गया था एज के हिसाब से यदि हम देखें। बाद में बहुत जल्दी ही
इसको डिनोट किया जाने लगा एक स्पेसिफिक टाइटल से, चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ ए कंट्री के रूप में। तो देखा जाए ना, तो जो एल्डरमैन शब्द है किसी नगर परिषद या नगर पालिका निकाय के कुछ खास प्रकार के सदस्य को कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी अलग अलग नगर पालिकाओं में अलग अलग हो सकती है। हालांकि एल्डरमैन को महापौर या फिर मेयर के चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं और स्थायी समितियों के चुनाव, एमसीडी, इन हाउस और वार्ड समिति की बैठकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जो एमसीडी के संसाधनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। संसाधन यहाँ रुपए पैसा है। दिल्ली नगर निगम के 1957 के हिसाब से यदि हम बात करें तो 25 साल से अधिक आयु के 10 लोगों को प्रशासक द्वारा निगम में नॉमिनेट किया जा सकता है। इन लोगों से नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव की अपेक्षा की जाती है और वे सार्वजनिक महत्व के निर्णय लेने में सदन की सहायता करते हैं। अब बात आ गई है न्यूज़ की। यदि अपॉइंट किया जा रहा है एलजी के द्वारा दिल्ली में एल्डरमैन, इसका मतलब ये है आप तो पूरे संविधान को ख़त्म ही कर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन कहा है, होल्डिंग द पावर टू नॉमिनेट एल्डरमैन टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में आर्म द लेफ्टिनेंट गवर्नर विथ मसल्स टू डिस्टेबलिश ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है एमसीडी वहाँ की, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर यदि आप अपना आदमी को बैठाल दोगे तो क्या होगा, ठीक है, वहाँ की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र होकर के काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी।